हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये तो इसको सोल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका साइज कहा कि फाइंड द लोकस ऑफ, दो पार्ट हैं इसके। तो देखो सोल्व करें। क्वेश्चन में कहा कि लोकस फाइंड करो, ए पार्ट लिया मैंने। और जब भी लोकस का क्वेश्चन होगा ना, उसमें जनरली मैंने कहा था 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप क्या करोगे, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करोगे। तो इसमें ये जेड की जगह हमने एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लिया, ये ठीक है। तो इसमें देखो पुट करें कि एक्स प्लस आयोटा वाई -1 इसका मैग्नीट्यूड और इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर x प्लस में आयोटा y +1 और इस पूरे के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x प्लस आयोटा y, इसको ऐसे कर दिया x -1 फिर प्लस में आयोटा y, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, यानी ये रियल हो गया पूरा, ये इमेजिनरी हो। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही किया, x +1 और फिर प्लस में आयोटा y। तो ये तो बन गया x -1 का होल स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर, ये बन गया x +1 का होल स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो मैग्नीट्यूड में आएगा और स्क्वायर रूट भी आएगा, लेकिन होल स्क्वायर के कारण वो स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको ओपन कर दिया मैंने, x स्क्वायर -2x +1 प्लस में वाई स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस में 2x फिर प्लस में 1 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो -2x इस +2x को कैंसिल आउट करेगा, तो देखिए 2x स्क्वायर फिर 2y स्क्वायर फिर प्लस में 2 इक्वल टू 4। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर +1 इक्वल टू 2, दिस मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आई ये क्या है, लोकस है। और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन एक सर्कल की है। ये है एक सर्कल जिसका सेंटर उसका सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस इस सर्कल की वो कितनी होगी, 1 होगी, रेडियस 1। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। अब आते हैं हम पार्ट सेकंड पे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम z स्क्वायर निकालते हैं, पहले क्या है, देखो z का स्क्वायर, z क्या था, x प्लस आयोटा वाई था, तो इसका होल स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई इस पूरे का होल स्क्वायर फिर प्लस में 2x फिर आयोटा वाई, तो ये बन गया x स्क्वायर फिर माइनस का वाई स्क्वायर फिर प्लस में आयोटा फिर 2xy, ऐसे। तो देखो z स्क्वायर बन गया, ये हो गया z स्क्वायर। तो बस हाँ, अब इसका रियल पार्ट अगर देखें, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर तो कितना आएगा, ये रियल पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी या तो x इक्वल टू वाई या फिर x इक्वल टू माइनस वाई। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो क्या हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइनें हो गई, कौन सी, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे लोकस क्या है, ये दोनों लाइनें हैं। दो लाइनें जब एक साथ लिखी हो, एक इक्वेशन, दोनों की इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करके 0 लिख देते हैं, तो वो हो जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
देखो ये आपके पास स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन अर्गेंट प्लेन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस एक इनइक्वालिटी गिवन है लोग की कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है और मोड ऑफ z-1 की वैल्यू 2/3 नहीं है, तो बताओ कि इसका लोकस क्या होगा, सर्कल होगा क्या होगा। तो इस पे चलने देखो, इस बार हमें गिवन है कि log उसका बेस तो है 1/2, फिर यहाँ पे है z-1 का मैग्नीट्यूड, फिर +4, फिर 3 इंटू में z-1 का मैग्नीट्यूड, फिर माइनस में 2, फिर ग्रेटर देन 1। अब देखो log को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ z। अब यहाँ पर z की जगह x प्लस आयोटा वाई नहीं रखना। अब पर देखो पता कैसे लगा, वो इसलिए नहीं रखना क्योंकि अगर हमने z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखा तो z-1 यानी x-1 प्लस आयोटा वाई, उसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट में, फिर log के अंदर स्क्वायर रूट, और वो इनइक्वालिटी को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, क्योंकि z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखने से इस बार हमारा जो एक्सप्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम अभी पुट नहीं कर रहे। ठीक है, लास्ट में भी पुट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन बताएगा कि पुट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ 3 में z-1 -2, साइन चेंज होगा, log में देखो log x = a, ये ग्रेटर देन अगर m, और तो x ग्रेटर देन x लेस देन a की पावर m होगा। ये कब, इफ a क्या है 0 से 1 के बीच में, अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 1/2 हो गया, इस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 मोड ऑफ z-1 प्लस में 4, फिर लेस देन 3 इंटू में मोड ऑफ z-1, फिर माइनस का 2। ये तो इसको मैं इधर ले आऊं पूरे को, तो 2 मोड ऑफ z-1, फिर +4, फिर माइनस का 3 इंटू में मोड ऑफ z-1, फिर प्लस का 2, फिर लेस देन 0। तो 2 माइनस क्या हो गया, माइनस का मोड ऑफ z-1, 4 + 2 6 हो गया, लेस देन 0। मोड ऑफ z-1 लेस देन इक्वल टू -6, तो मोड ऑफ z-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये आ गया। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ 8 आएगा। देखो यहाँ 8 होगा, एक सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 8, यहाँ 8, यही बदलेगा, यही बदलेगा। देखो क्या आता है, यहाँ आया 8, तो 8 - 3, 8 और 2, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो इधर माइनस का 10 ग्रेटर देन 10। अब मोड ऑफ z-1, अब देखो ये तो क्या है, ये एक सर्कल है। जैसे अगर अब z की जगह मैं x प्लस आयोटा वाई रखूँ, जैसे z = x प्लस आयोटा वाई, तो देखो क्या बनेगा। हालांकि यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं कि एक सर्किल है, उसका एक्सटीरियर पार्ट है, ठीक है, कि x प्लस आयोटा वाई -1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 से ग्रेटर है। तो ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 10। तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ग्रेटर देन 100। तो ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर तो क्या है 1,0, उसकी रेडियस तो है 10, और ये उससे बाहर की पॉइंट बता रहा है, इस साइड के सर्किल से आउटसाइड के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है एक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आंसर देखो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन गिवन है एक स्क्रीन पे, का z1 - 1 का मैग्नीट्यूड 1 से लेस इक्वल, z2 - 2 का मैग्नीट्यूड ये 2 से लेस या इक्वल, एंड z3 - 3 का मैग्नीट्यूड 3 से लेस या इक्वल।
तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की। तो देखो अब ये वही हो गया मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। तो मेरे को जो फाइंड करना है पहले मैंने उसको लिखा। देखो जो फाइंड करना है पहले उसको लिखा। फाइंड क्या करना है, Z1, इसका मैग्नीट्यूड भी है फाइंड में, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये मैंने वो लिख दिया जो हमें फाइंड करना है। ऐसे ही करते थे हम कि जो फाइंड करना है उसको लिखा, अब उसमें जो गिवन है उसको बनाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया, Z1 -1 कर दिया, फिर Z2 में -2 है तो Z2 -2 कर दिया, फिर Z3 में 3 माइनस है तो 3 माइनस कर दिया। अब ये कितने हो गए, माइनस का 6 हो गए, तो प्लस का, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस का 6 भी कर दिया। तो अब देखो कितने नंबर हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। तो यानी ये सारा का सारा किससे लेस और इक्वल होगा, ये होगा Z1 -1 के मैग्नीट्यूड से, फिर Z2 -2 के मैग्नीट्यूड से लेस होगा, फिर Z3 -3 के मैग्नीट्यूड से ये हमेशा लेस होगा, और प्लस में 6 के मैग्नीट्यूड से लेस होगा। इधर ये है ही, ठीक है। तो Z1 -1 का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से लेस है, तो यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, इसकी मैक्सिमम 3 होगी, और 6 का मैग्नीट्यूड 6 ही होता है। तो 6 + 6 यानी 12। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका मैग्नीट्यूड, और इस पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू आई मेरे पास, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपके। तो ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए मैग्नीट्यूड पर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आर्गुमेंट पे कुछ डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज। क्या क्या पढ़ रखा है, देखो जरा एक बार देख लेते हैं आर्गुमेंट के बारे में। हालांकि मैंने एक बार आपको डिस्कस किया था थोड़ा सा आर्गुमेंट के बारे में, हल्का हल्का हमने सभी के बारे में पढ़ रखा है, सभी के बारे में, मतलब मॉडुलस के बारे में भी, आर्गुमेंट के बारे में भी। इससे पहले ही बताया था, ये बता रखा है। देखो आर्गुमेंट क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कैसे फाइंड करना है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, इसके बारे में पढ़े। अब आर्गुमेंट था क्या, मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड दो चीज़ें थी। आर्गुमेंट था किसी पॉइंट को ओरिजिन से हम ज्वाइन करें तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को, देखो ऐसे ये है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट, तो ये जो एंगल बना है इसे, ये थीटा ही क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये पॉइंट जेड यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये भी बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज हैज मैनी वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ जेड हैज मैनी वैल्यू, यानी एक आर्गुमेंट की बहुत सारी वैल्यू होती है, हैज मैनी वैल्यू, ठीक है। और बट प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और ये हमेशा क्या होती है, -π से लेके +π के बीच में। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को बोल दो या आर्गुमेंट ऑफ जेड की प्रिंसिपल वैल्यू बोल दो, वो हमेशा -π से +π के बीच में होगी। यानी अगर पहले दो क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो एंटी क्लॉकवाइज
काउंट किया जाएगा एंगल। अगर बाद वाले थर्ड और फोर्थ में है कोई पॉइंट तो फिर क्लॉकवाइज हम काउंट करेंगे उसको। फाइंड कैसे करना है वो भी बता चुके हैं। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड मैंने बताया था कि जैसे अगर किसी पॉइंट का एंगल 30 है तो इसका 2π + 30 भी इसका आर्गुमेंट होगा। यानी आर्गुमेंट जेड की बहुत सारी वैल्यू कैसे कैसे, जैसे अगर उसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो 2π + 30 ये भी आर्गुमेंट है, 4π + 30 ये भी आर्गुमेंट है, 6π + 30 ये भी आर्गुमेंट। तो इसका मतलब एक आर्गुमेंट की एक ही नहीं इनफाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो यही है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, एक एंगल होगा, इज एन एंगल। इसका मतलब क्या है कि ये एक एंगल है। किस किस के बीच में ये बता चुके, पॉजिटिव रियल एक्सिस और जो रेडियस वेक्टर बनेगी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो वेक्टर बना, जो रेडियस वेक्टर बना उसके बीच का एंगल। ठीक है, फिर सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2, यानी अगर दो पॉइंट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको मल्टीप्लाई अगर कर दें और उसका आर्गुमेंट निकालना हो तो क्या करो, अलग अलग का आर्गुमेंट निकालो और उनको ऐड कर दो। जैसे log नहीं था, अब देखो जो अगली जो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा 2, 3, 4, ये वही प्रॉपर्टी जो log की भी होती थी, Z1/Z2 log m/n। क्या होता है log m - log n, तो यहां पर आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। फिर आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, तो ये क्या n × आर्गुमेंट ऑफ Z। बस इसमें ध्यान रखो n क्या है, नेचुरल नंबर। अब मैं इन तीनों का देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों का प्रूफ एक साथ करते हैं। तो इन तीनों का प्रूफ देखो, उसके लिए मैंने Z1 मान लिया R1 e⁻θ1, Z2 एज्यूम कर लिया R2 और e⁻θ2। और देखो पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 क्या हो गया, R1 R2 e⁻θ1 × e⁻θ2। हालांकि ये मैं सेम टू सेम जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी करी थी तो उसमें किया था ये वाला, लेकिन एक बार दोबारा लिखा मैंने। तो देखो Z1 Z2 ये आया। तो अगर मैं पूछूं Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड तो वो तो ये होगा R1 R2, लेकिन अगर पूछे Z1 Z2 का एम्पलीट्यूड या कहते आर्गुमेंट तो वो क्या है, वो ये θ1 + θ2। देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2, इन दोनों का आर्गुमेंट कितना हुआ, θ1 प्लस में θ2। और θ1 + θ2, θ1 क्या है, θ1 Z1 का आर्गुमेंट है एंड θ2 Z2 का आर्गुमेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले का प्रूफ। अब लेकिन चलो एक बार दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं, Z1/Z2 तो R1 e⁻θ1 डिवाइड में R2 e⁻θ2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 e⁻θ1 - θ2। तो इसका आर्गुमेंट अगर मैं पूछूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 तो आप क्या कहोगे कि सर इसका आर्गुमेंट तो ये है θ1 - θ2 है। और θ1 - θ2 क्या चीज़ है, व्हाट इज θ1? θ1 है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, फिर माइनस में एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो ये हो गया इसका प्रूफ, सेकंड मतलब नेक्स्ट का Z1/Z2 का। अब ऐसे ही Z की पावर n, Z क्या है R e⁻θ, इस पूरे की पावर n क्या हो गया R की पावर n e⁻θ, उस पूरे की पावर n e⁻θ। तो इसमें ये आर्गुमेंट हो गया। अगर आपसे पूछे बताओ इसका आर्गुमेंट कितना होगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर इसका आर्गुमेंट तो n × θ है ना। तो n और व्हाट इज θ, θ है Z का आर्गुमेंट। तो ये हो गया नेक्स्ट का प्रूफ। अब लेकिन ये जितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास आर्गुमेंट की, अब ऐसा होगा देखो कि अभी अभी बताया ना कि आर्गुमेंट की तो बहुत सारी वैल्यू होती है। जैसे सपोज इस साइड में किसी ने आर्गुमेंट ये वाला ले लिया और किसी ने आर्गुमेंट ये वाला ले लिया, तो उसकी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये जो वैल्यू देगी
इधर वाली साइड वो वैल्यू नहीं देगी, सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, समझ रहे हो कि अलग अलग वैल्यू लेंगे अगर, तो फिर आंसर भी अलग अलग आएंगे। सबकी जो ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगी, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू बनेगी। मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं हो पाएगी, और दोनों साइड को इक्वल करने के लिए ही देखो इसमें क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं हम 2n पाई या 2k पाई, इसमें भी 2k पाई, और सेम इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसके अंदर भी क्या ऐड करेंगे 2k पाई, और k क्या है, ये k क्या है, k बिलोंग्स टू z, और इसका जो n है ये n बिलोंग्स टू n है। यानी अगर बाई चांस इसको और इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, k की वैल्यू इस टाइप से होगी कि वो दोनों साइडों को बैलेंस करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो ऐसे हो सकता है, आपको अजीब सा लगे। जैसे एक नंबर है z1, इसका आर्गुमेंट है 145 डिग्री, एक है आर्गुमेंट z2, ठीक है, उसका आर्गुमेंट कह दिया 120 डिग्री। अब किसी ने ये फॉर्मूला लगाया, देखो आर्गुमेंट ऑफ z1, आपसे ये पूछा कि z1 z2 का आर्गुमेंट बताइए, ठीक है, ये पूछा गया कि z1 और z2 इसका आर्गुमेंट बताओ कितना आएगा। तो हमने क्या लिखा, देखो z1 इंटू z2, किसी ने ये प्रॉपर्टी का यूज कर लिया कि आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, तो उसने क्या कहा कि 145 प्लस में 120, उसने तो ये आंसर दे दिया, देखो 5 265 डिग्री। अब लेकिन अभी पढ़ा, प्रिंसिपल वैल्यू तो क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू तो होगी नहीं उसके अंदर। तो एक्चुअल में आप कौन सा एंगल बता रहे हो, 265 का मतलब ये हो गया ऐसे, 180 प्लस में जितना भी आएगा ये कितना बनेगा, देखो 180 में, इसमें से 180 निकालें तो 65 और 20 85, ये 85 डिग्री हो गया, ये 85 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 265। तो एक्चुअल में अब ये 265 डिग्री आर्गुमेंट तो ये नहीं होगा, जब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर आर्गुमेंट तो इधर से काउंट किया जाएगा, इस साइड से, है ना। तो इस साइड से काउंट करने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ इसको बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, देखो जैसे माइनस का 2 पाई, जैसे 2 माइनस, मैंने अब इसमें ये कर दिया माइनस का 2 पाई, माइनस 2 पाई का मतलब माइनस का 360, तो माइनस 360, 360 में से 265 अगर माइनस करें तो ये कितना, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा कितना, माइनस का 95 डिग्री। और अगर इधर देखें, देखो 180 में से 85 निकाला तो माइनस का 95 डिग्री। तो यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 एक्चुअल में 265 नहीं होगा, कितना होगा, माइनस का 95 डिग्री होगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, अब देखो किसी ने आंसर निकाला 265, ऑप्शन में 265 भी होगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है। तो एक्चुअल में आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस का 95 होगा। अब लेकिन ये कोई कहेगा कि फिर ये फॉर्मूले गलत है, नहीं, फॉर्मूले गलत नहीं है। इसी चीज को कैंसिल आउट करने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया, सभी में ये ऐड किया 2k पाई, और k इसमें क्या है, k कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी। सेकंड का यूज कब करना है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, और दो के नहीं, दो से ज़्यादा भी अगर मल्टीप्लाई में तो भी अप्लाई होगा। फिर थर्ड है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है तो उनके इंडिविजुअल का आर्गुमेंट फाइंड कर लो। फिर फोर्थ है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जैसे 20 हो, 25 हो, 100 हो, तो उसका आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं उस पावर को ओपन करें, हम अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल लेंगे, आर्गुमेंट निकाल लेंगे और उसकी वही पावर कर देंगे। तो चलिए, कितनी 4 हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। अब फिफ्थ देखो वही है जो हमने उसमें पढ़ा था, z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस z1 का मैग्नीट्यूड
का स्क्वायर, Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 Z1 का मैग्नीट्यूड, फिर Z2 का मैग्नीट्यूड, और कोस θ1 माइनस θ2, वेयर, अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हैं। θ1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, एंड व्हाट इज θ2, θ2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ये प्रूफ वगैरह इसका बता चुके हैं आपको पहले। अब आते हैं नेक्स्ट कि आर्गुमेंट ऑफ Z बार, ये क्या होता है, माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ Z बार इक्वल टू माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z। अब ये क्या है, ये तो सिंपल है कि अगर आपको Z का में वो पता है, ये आर्गुमेंट पता है, तो Z बार तो क्या होगा, उसकी इमेज होगा। देखो ऐसे यहाँ Z है, आपको इसका एंगल पता है, ये वाला है, सपोज ये आपको पता है, तो Z बार तो जितना ऊपर ये उतना ही ऊपर नीचे, ये Z बार हो गया। तो ये और ये एंगल तो सेम ही तो होंगे, ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या हो गया, माइनस थीटा। बस यही बात यहाँ पर लिखी कि Z बार का अगर आपको आर्गुमेंट चाहिए तो Z का आर्गुमेंट जो निकाला है उसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा Z बार का आर्गुमेंट। अब चलते हैं, देखिए कितने, 7th पे, कि लोकस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा इज ए रे originating from origin ब्रैकेट में एक्सक्लूड origin with एंगल थीटा। अब लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस होता है कि कोई पॉइंट कैसे कैसे मूव करेगा, उसके मूव करने से जो पाथ बना वो पाथ कैसा है, उसको बोलते हैं हम लोकस। किसी पॉइंट का लोकस का मतलब उस पॉइंट ने जो मूवमेंट करी वो, तो उसके मूवमेंट करने से जो पाथ बना, ठीक है। जैसे कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, उसको यहाँ जाना है और वो सीधा गया है ऐसा यहाँ से यहाँ तक, तो उसका ये उसका पाथ था। अब ये पाथ क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा, यानी इस पर्सन का लोकस क्या हुआ, लाइन हो गया। और सपोज कोई पर्सन ऐसे गया, देखो ऐसे 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 यहाँ से चल के ऐसे घूम के वापस यहाँ आया, तो ये सर्किल बना एक। तो इस पाथ को, ये पाथ यानी ये लोकस है किसका, जो यहाँ से ऐसे घूम के आया है, तो उसका लोकस क्या हुआ, ये सर्किल हो गया, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देते हैं। अब इसका देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि ओरिजिन के आगे एक्सक्लूड भी लिखा हुआ है। अब उस एक्सक्लूड का क्या मतलब कि जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये पॉइंट है Z, यहाँ Z है और ये एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। बस ये जो ओरिजिन है ना, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने ही पॉइंट है, ये देखो इस लाइन पे जितने ही पॉइंट है, इन सब पॉइंटों को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो जो एंगल बनेगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, वो एंगल हमेशा ही थीटा बनेगा। तो अब इसका यूज कैसे होगा, देखो हमारे पास ऐसे आएंगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू माइनस का π/3, तो इसको हमें प्लॉट करना आना चाहिए बस। हाँ, तो यानी माइनस π/3, तो यहाँ से इधर ऐसे, ये इधर होगा माइनस का π/3। और मैं लिखा था रे और स्ट्रेट लाइन, रे में और स्ट्रेट लाइन में क्या फ़र्क है, यानी ये तो ऐसे, ये तो एक रे है, ये आगे चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ होती है, रे एक ही तरफ होती है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे लिखा हो आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू 3π/4, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट करूंगा, देखो यहां से एक रे निकलेगी ओरिजिन से, जिसमें ओरिजिन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 3π/4 एंगल बनाते हुए, तो वो इधर हो जाएगी ऐसे, ये एंगल हो गया 3π/4। फिर ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू माइनस का 2π/3, जैसे ये लिखा हो,
तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ से एक रे निकलेगी -2π/3 एंगल, यानी ऐसे ही ये एंगल हो गया -2π/3। तो जब कभी भी ऐसा आएगा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये एक रे बन रही है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं है। अब ओरिजिन इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस z पर, इस लाइन पे जितने ही पॉइंट है उनको अगर ओरिजिन से ज्वाइन करें तो एंगल थीटा बनेगा। अब अगर आपने ओरिजिन को भी इंक्लूड कर लिया तो आप बताइए, ओरिजिन को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो क्या एंगल थीटा बनेगा? तो एंगल थीटा बनेगा ही नहीं। इसीलिए ओरिजिन को क्या किया है? एक्सक्लूड किया है। तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं 8th पे कि लोकस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस a इक्वल टू थीटा इज ए रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए के आगे एक्सक्लूड, यानी ए इंक्लूड नहीं है, फ्रॉम ए विद एंगल थीटा। अब ये भी वही है, सेम टू सेम जो पहले था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ए इक्वल टू थीटा है, तो इसका मतलब क्या? ए सपोज यहाँ पर है, जैसे यहाँ लिया मैंने, ये हो गया a,0 हो गया ये, ठीक है। a,0 की जगह चलो ओनली ए लिखते हैं, क्योंकि हमने ये तो कहा नहीं ए रियल है, ए तो कुछ भी हो सकता है, रियल भी इमेजिनरी भी। हालांकि कुछ बुक्स में जैसे लिखा होगा कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम तो वो नहीं कर रहे, हम तो बस ए एज्यूम कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है। तो ये एंगल थीटा ऐसे, ये हो गया थीटा। उसमें देखो पिछले में इसमें फर्क क्या, उसमें हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी रे, इसमें किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे लिखा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू माइनस का π/6। तो इसका मतलब इसको प्लॉट करें तो z से 2 माइनस आयोटा, यानी पॉइंट क्या हो गया? 2 आयोटा। ये आयोटा, यहाँ 2 आयोटा, तो ये तो 2 आयोटा, इसको तो एक्सक्लूड करेंगे। अब एंगल माइनस का π/6, तो इससे एंगल ऐसे, ये हो गया माइनस का π/6, यानी ये किसको बता रहा है? ये इस रे को बता रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल लूँ मैं, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा, जैसे ये लिखा मैंने, इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब इसको प्लॉट किया तो 1 प्लस आयोटा, ये कहाँ होगा? x तो 1 और y भी 1, यानी यहाँ पर होगा 1 प्लस आयोटा, तो इसको तो एक्सक्लूड कर दिया। तो ये अब इसके साथ एंगल π/4, तो ऐसे ये हो गया π/4। ऐसे देखो एक और एग्जांपल लूँ मैं, z प्लस में, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 5 इक्वल टू माइनस π/2, जैसे ऐसे। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं, देखो z प्लस 5, लेकिन होना क्या चाहिए था? माइनस होना चाहिए था, तो इसको ऐसे कर दिया z माइनस -5, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यानी ये पॉइंट तो कौन सा हो गया? यहाँ हो गया -5, तो ये तो एक्सक्लूड किया। अब इसका x एक्सिस के साथ, यही x एक्सिस, इससे एंगल π/2 माइनस का, तो यानी ये ऐसे, ये माइनस का π/2, ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगी ये रे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि आप z माइनस ए है ना, तो इस ए पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहाँ पर है, और इससे एक रे बनाओ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, वो थीटा एंगल बनाती हुई, ठीक है। तो ए पॉइंट देख लो बस, जैसे इसमें ए पॉइंट क्या था? 2 आयोटा था, इसमें ए पॉइंट था 1,1, या कह दो 1 प्लस आयोटा, इसमें पॉइंट था -5। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, जैसे ऐसे लिखा हो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू माइनस का 120 डिग्री, ये लिखा। अगर इसको प्लॉट किया जाए तो देखो 2 माइनस 5 आयोटा कहाँ पर होगा? x तो 2, 1 2, y क्या है? -5, तो 1 2 3 4 5, -5, तो यहाँ पर हो गया ये 2, -5 आयोटा। तो इसको तो एक्सक्लूड किया। अब ये बनाया मैंने ये वाला, अब ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? माइनस का 120, यानी ये रे इधर जाएगी ऐसे। ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल बना माइनस का 120 डिग्री।
तो उम्मीद करता हूँ ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ये 8th प्रॉपर्टी भी। चलिए अब चलते हैं 9th पे, 9th प्रॉपर्टी। 9th है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच का एंगल। तो देखो मैंने दो लाइनें बनाई, जैसे एक तो सॉरी ये मैंने लिया एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं पहले तो। अब देखो एक तो मैंने ये लाइन ली और एक मैंने ये लाइन ली ऐसे, ठीक है। और इस लाइन का एंगल तो ले लिया मैंने ये अल्फा, इसका एंगल हो गया एक्स एक्सिस के साथ बीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ए पॉइंट हो गया Z1, बी पॉइंट Z2, सी पॉइंट को ले लिया मैंने Z3। अब देखो थीटा अल्फा जो होगा, अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा इक्वल टू ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस में थीटा। ये कैसे लिखा, ये लिखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ना। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा, ये तो कितना आ गया, थीटा, ठीक है। अब मैं देखो इसको यहां लिख रहा हूं, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, मैंने ऐसे लिख दिया बस, थीटा इक्वल टू। अब अल्फा क्या है, अल्फा तो इस लाइन किसका, इसका आर्गुमेंट है। अल्फा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ, अल्फा है आर्गुमेंट ऑफ AC, AC का। बीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ AB का, यही तो है। यानी इस AB लाइन को अगर ज्वाइन करूंगा तो AB लाइन का जो आर्गुमेंट होगा वही तो होगा ही। अब AC का आर्गुमेंट अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो AC, अभी दो पिछली जो प्रॉपर्टी थी इसमें जाओ जरा आप, Z माइनस 2 आयोटा, देखो Z तो यहाँ का ही पॉइंट होगा इसके ऊपर, ये था 2 आयोटा, ठीक है। तो इनके बीच के एंगल को ही हम लिखते थे ये। तो AC का एंगल क्या होगा, Z3 माइनस Z1 का आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, इसका आर्गुमेंट, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस AB को अगर लिखूं तो आर्गुमेंट ऑफ AB क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 का आर्गुमेंट। ये देखिए, देखो अभी अभी आपको ये बताया था कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस A इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट A है ये, और Z, ये Z यहाँ पर, ये A यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पर यूज किया है, ये जो लिखा था सारा इसी का यहाँ पर यूज किया मैंने इसमें। अब
अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो यहाँ तो थीटा बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया दो लाइनों के बीच का एंगल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए हम याद रखने का क्या मेथड होगा कि जैसे दो लाइनें ये हैं, ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया Z3, ये Z3, और एंगल को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर से स्टार्ट होके इधर खत्म हुआ ऐसे। तो थीटा को कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाली लाइन इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ ऊपर वाली लाइन क्या होगी Z3 माइनस Z1, फिर नीचे वाली लाइन Z2 माइनस Z1, ऐसा ही बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ ऊपर फाइनल वेक्टर, जो ऊपर फाइनल वेक्टर है वो, नीचे इनिशियल वेक्टर। अब आप कहोगे वेक्टर कहाँ से आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक वेक्टर ही होता है, ए बी ये सी। अगर मैं कहूँ ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या बोलोगे आप, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कौन है, ओ बी है Z2, ओ ए कौन है, ओ ए है Z1। देखो वही तो आ गया कि ए बी कौन हो गया, Z2 माइनस Z1। तो इनिशियल वेक्टर तो कौन हो गया, ए बी यानी Z2 माइनस Z1। और अगर मैं लिखूं ए सी वेक्टर, ए से सी, ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। अगर वेक्टर पढ़ा है ना आपने, ओ सी क्या है Z3, ओ ए Z1। तो ऐसा ही बोल सकते हैं आर्गुमेंट और फाइनल वेक्टर, यानी बाद वाला फाइनल कौन सा होगा, जो बाद में, और इनिशियल जो पहले। तो ये हो गया दो लाइनों के बीच का एंगल। अब अगर हमें ये कहें दो लाइनें पैरेलल है या परपेंडिकुलर हैं इस टाइप से, तो भी हम लिख सकते हैं। अब इसी में देखो, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन लिख रहा हूं मैं आपको। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन लिखूं, जैसे लाइनें अगर ऐसे है, देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब आपको ये पॉइंट नहीं पता, जैसे ये हो गया Z1, यहाँ हो गया Z2, यहाँ हो गया Z3 और यहाँ हो गया Z4, सपोज ऐसे हो, और ये इनके बीच का एंगल थीटा। तो अभी भी पहले, यानी अब अगर थीटा लिखना है तो पहले फाइनल वेक्टर आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, वही फाइनल वेक्टर डिवाइड में इनिशियल वेक्टर। अब फाइनल वेक्टर कौन आएगा, देखो आर्गुमेंट ऑफ फाइनल वेक्टर। फाइनल वेक्टर कौन सा है, Z4 माइनस, क्योंकि एंगल ऐसे लिखेंगे ना हम, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे गए एंगल, तो Z4 माइनस Z3, और इनिशियल वेक्टर कौन है फिर Z1 माइनस Z2। तो ये हो गया इनके बीच का एंगल। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हो गई है, इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, किसकी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी भी मिक्स हो जाएगी और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी मिक्स हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।